माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट दिसंबर 2024 को यानी कि इस ईयर के एंड होते होते एक और धमाकेदार ऑफर आपको मिलने वाला है। वो है आईपीओ की तरफ से। मींस 31 दिसंबर 2024 को एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का है और वो है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। और ये आईपीओ कितना इंटरेस्टिंग है, कितना प्रॉफिट दे सकता है, इसकी आईपीओ टेबल, आईपीओ की फुल इंफॉर्मेशन, कंपनी का फुल रिव्यू की हम बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं ये आईपीओ कितना प्रॉफिट और कितना लॉस दे सकता है एज पर लिस्टिंग गेन एंड जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो हम बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। अगर मैं कंपनी प्रोफाइल की बात करूं तो ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि इस कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी। मींस इस कंपनी को पूरे 30 ईयर हो चुके हैं। मींस इस कंपनी के पास में अपने सेक्टर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ये हिमाचल प्रदेश इंडिया में लोकेटेड है। ये कंपनी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। मींस ट्रैक्टर्स, क्रेन्स, इंजन, डीजल जेनसेट एंड हार्वेस्ट बनाने का काम करती है जो एग्रीकल्चर में काम आता है। अगर हम आसान शब्दों में समझें तो ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले मशीन का प्रोडक्शन करती है और अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया एंड इंडिया के बाहर कंट्री में उसका सप्लाई करती है। इस कंपनी ने ईयर 2000 में ट्रैक्टर्स बनाने का काम स्टार्ट किया था एंड ईयर 2008 में कंपनी ने 9 टन एंड 30 टन के कैपेसिटी के क्रेन बनाने का काम स्टार्ट किया था। ये कंपनी टोटल 34 एकड़ में फैली हुई है। इस कंपनी की स्टार्टिंग एक ट्रैक्टर प्रोडक्शन से शुरू हुई थी। इस कंपनी के पास में 173 स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क अवेलेबल हैं एंड 6 रीजनल ऑफिसेस अवेलेबल हैं। ये कंपनी 20 एचपी से 110 एचपी तक के फार्मिंग ट्रैक्टर्स मॉडल का प्रोडक्शन करती है जो बहुत टाइप की फार्मिंग एग्रीकल्चर में यूज होती है। इस कंपनी की पर ईयर 18,000 ट्रैक्टर्स, 2,400 क्रेन्स एंड 20,000 इंजन का प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी के साथ मार्केट में एक अलग ही पहचान बन रही है। इस कंपनी के पास 150 प्लस डीलरशिप, 1 लाख कस्टमर्स अवेलेबल हैं और ये कंपनी करंट में 20 प्लस कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। तो हम इस कंपनी के डिटेल्स में बात किए और अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस की। देखते हैं ये कंपनी कितना स्ट्रांग है, इस कंपनी के कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस में ये कंपनी जा रही है। हम देखते हैं ये कंपनी कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर हम बात करें इस कंपनी की एसेट्स की तो इस कंपनी का एसेट्स 31 मार्च 2022 को 609.83 करोड़ था एंड इस कंपनी का एसेट्स 31 मार्च 2023 को 622.84 करोड़ था एंड इस कंपनी का एसेट्स 31 मार्च 2024 को 647.95 करोड़ था एंड इस कंपनी का एसेट्स 30 जनवरी 2024 को 644.27 करोड़ हो गया। अगर मैं बात करूं इसके रेवेन्यू की तो इस कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च 2022 को 352.52 करोड़ था एंड इस कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च 2023 को 371.82 करोड़ था। इस कंपनी का रेवेन्यू 30 मार्च 2024 को 75.54 करोड़ हो गया जो कि एज पर कंपेरिजन करते हैं 2024 और 2022 से तो यहाँ पे काफी इंक्रीज नहीं हो पाया है क्योंकि एज पर मार्केट के हिसाब से ये सेक्टर अप डाउन होते रहता है। जब हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च में क्या होता है कि ये कंपनी फार्मिंग सेक्टर में काम करती है तो मार्च में इसके सीजन के हिसाब से इसके आपको रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जनवरी में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्योंकि ये फार्मिंग इक्विपमेंट का काम करती है तो फार्मिंग के काम चल नहीं पाते हैं। तो 30 जनवरी 2024 को आप देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू एज पर कंपेरिजन 2022 से थोड़ा सा इंक्रीज नहीं हो पाया है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मार्केट के हिसाब से इसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
31 मार्च 2022 को 13.72 करोड़ था एंड 30 मार्च 2023 को 15.37 करोड़ था एंड इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2024 को 15.6 करोड़ था एंड इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 जनवरी 2024 को 2.45 करोड़ था। क्योंकि इसका मार्केट डाउन हुआ यहाँ पे सीजन्स के हिसाब से, तो इसका आफ्टर क्योंकि इसका मार्केट सीजन के हिसाब से डाउन हुआ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो जाएगा। अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ की अगर हम माने तो 31 मार्च 2022 को इसका नेटवर्थ 274.8 करोड़ था एंड इसका नेटवर्थ 31 मार्च 2023 को 290.37 करोड़ था एंड इसका नेटवर्थ 31 मार्च 2024 को 370.06 करोड़ था एंड इसका नेटवर्थ करंटली 30 जनवरी 2024 को डिटेल्स के हिसाब से 342.25 करोड़ हो गया। अगर हम इसका कंपेरिजन करते हैं बाकी ईयर से तो ये काफी इंक्रीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आफ्टर टैक्स प्रॉफिट और रेवेन्यू जो कम हुआ था 2024 में, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एसेट्स, इसका रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसके डाटा, इसके डिटेल्स के हिसाब से इसमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है, ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर मैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूं तो इस कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ROE 5.13% है, इसका ROCE 8.96% है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एनालिसिस। अगर हम इसके बात करें डेप्ट ऑन इक्विटी की तो इस कंपनी का डेप्ट ऑन इक्विटी 0.01 है एंड इसका RONW 4.92 है एंड इसका पेट मार्जिन 4.16 है। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 है। और अब हम बात करते हैं आईपीओ की फुल इंफॉर्मेशन, आईपीओ टेबल की, आईपीओ डिटेल्स की। अगर मैं इस आईपीओ ओपन डेट की बात करूं तो ये आईपीओ 31 दिसंबर 2024 को यानी कि ट्यूसडे को ये आईपीओ ओपन होगा। अगर मैं इस आईपीओ क्लोज की बात करूं तो ये आईपीओ 2 जनवरी 2025 को थर्सडे को ये आईपीओ क्लोज होगा। अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं बेसिक ऑफ अलॉटमेंट की तो इस आईपीओ का बेसिक ऑफ अलॉटमेंट 3 जनवरी 2025 को यानी कि फ्राइडे को इसका बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट आएगा। एंड अगर मैं बात करूं इनिशियल ऑफ रिफंड की तो इस आईपीओ का इनिशियल ऑफ रिफंड 6 जनवरी 2025 को यानी कि मंडे को इस आईपीओ का इनिशियल ऑफ रिफंड आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट की तो यानी कि ये आईपीओ आपके डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट होगा तो इसकी डेट निकल के आ रही है 6 जनवरी 2025 यानी कि मंडे को आपको ये आईपीओ आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं इसकी लिस्टिंग डेट की बात करूं तो इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट निकल के आ रही है 7 जनवरी 2025 यानी कि 7 जनवरी 2025 को यानी कि ट्यूसडे को इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट होने वाली है। अगर मैं इसके फेस वैल्यू की बात करूं तो इस आईपीओ की फेस वैल्यू रखी गई है 10 पर शेयर। इसकी प्राइस बैंड निकल के आ रही है 204 टू 215 यानी कि 204 टू 215 के बीच में इस आईपीओ का प्राइस बैंड निकल के आ रही है, यानी कि इस रेंज में ये आईपीओ ओपन हो सकता है। अगर मैं इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करूं तो इस आईपीओ में 1 लॉट में 69 शेयर अवेलेबल रहेंगे। अगर मैं इसकी लिस्टिंग एट की बात करूं तो ये आईपीओ बीएसई एंड एनएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अगर मैं शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करूं तो शेयर होल्डिंग प्री इशू में 3,94,51,600 शेयर अवेलेबल रहेंगे। अगर मैं शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करूं तो इसके शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में 4,80,51,600 शेयर अवेलेबल रहेंगे। अब बात करते हैं लॉट साइज की। अगर मैं इसके लॉट साइज की बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर में मिनिमम आप 1 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके 69 शेयर अवेलेबल रहेंगे और इसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 14,835। अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम की बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर में मैक्सिमम में आप 30 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 897 शेयर अवेलेबल रहेंगे और इसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 1,92,855। अगर मैं NHI मिनिमम की बात करूं तो NHI मिनिमम में आप
टोटल 40 लॉट अब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 40 लॉट की जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो है 2,07,690। इसमें टोटल 966 शेयर अवेलेबल रहेंगे। अगर मैं NHI मैक्सिमम की बात करूं तो NHI मैक्सिमम में आप टोटल 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 4,623 शेयर अवेलेबल रहेंगे और इसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 9,93,945 इसकी टोटल अमाउंट निकल के आ रही है। अगर मैं IPO रिजर्वेशन की बात करूं तो IPO रिजर्वेशन में QIB शेयर ऑफर्ड की बात करूं तो इसमें QIB शेयर ऑफर में 50% ऑफ द नेट इश्यू होने वाला है। अगर मैं रिटेल शेयर ऑफर की बात करूं तो इसमें 35% शेयर ऑफ द नेट इश्यू होने वाला है। अगर मैं NHI शेयर ऑफर की बात करूं तो इसमें NHI शेयर ऑफर में 50% ऑफ द नेट इश्यू होने वाला है। इसके डेप्थ ऑन इक्विटी की हम पहले बात कर चुके हैं। इसके डेप्थ ऑन इक्विटी 0.01 है। ये आपको इक्विटी वेस्ट डेप्थ है। डेप्थ इक्विटी ज्यादा देखने को नहीं मिला है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा नहीं रखी गई है। ज्यादा कॉस्टली नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा हैं जो हम आगे बात करते हैं। इसका पेट मार्जिन कम है जो हमेशा रहता ही है। इसका GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसकी लिस्टिंग गेन की बात करूं तो इसका लिस्टिंग गेन निकल के आ रहा है शेयर का अपर प्राइस प्लस GMP। यहाँ पे शेयर का अपर प्राइस अगर हम देखें तो 215 अगर हम मान के चलते हैं शेयर का अपर प्राइस प्लस 85 आपका GMP हो गया तो इसका जो टोटल प्लस करते निकल के आ रहा है वो है 300। मींस इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है 200 से 350 के बीच में इसकी लिस्टिंग गेन हो सकती है। तो फाइनली हम इस कंपनी के डिटेल्स में बात किए, IPO रिव्यू की बात किए, हम इस कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस की बात की। हमने देखा कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी में अप्लाई करें, पैसा लगाएं या फिर अवॉइड करें। ये स्टॉक यानी कि ये IPO 5% चांस है कि ये IPO लॉस में जाएगा। मींस ये IPO 500 to 1000 तक के लॉस में जा सकता है। अदरवाइज ये IPO 95% कुछ न कुछ लिस्टिंग गेन दे करके ही जाएगा। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये IPO 25 to 40% तक का रिटर्न दे सकता है। इससे ज्यादा हम इस IPO से उम्मीद नहीं कर सकते। इस IPO के बारे में हम लॉन्ग टाइम के बारे में भी सोच सकते हैं क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से एग्रीकल्चर मशीनरी की डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक बार खुद से एनालिसिस करने के बाद में अपना ओपिनियन, अपना राय एक बार कमेंट जरूर करें। एक बार अपना भी ओपिनियन इस कमेंट में डेफिनेटली दें। एक बार खुद से एनालिसिस करने के बाद में कमेंट जरूर करें कि आपके हिसाब से इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, इस IPO में पैसा लगाना कितना सही है या फिर अवॉइड करना चाहिए। और एनालिसिस करने के बाद में अगर आपको इस IPO में, इस स्टॉक में कुछ भी नेगेटिव या फिर कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट दिखता है तो उसको भी शेयर डेफिनेटली करें। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।